नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी, जो कि आईवीएफ और एएमएच सेंटर के फाउंडर हैं। डॉक्टर राठी इस फील्ड में एक प्रसिद्ध नाम है और इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक रिवोल्यूशन ला रहा है। पहले भी हमारे स्टूडियो में आकर सर ने अपनी इनसाइट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और आज एक बार फिर सर हमारे साथ मौजूद हैं और आज फिर हम जानेंगे आईवीएफ और एएमएच से जुड़ी एडवांसमेंट्स के बारे में और कुछ टेक्निक्स के बारे में। तो मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड्स की सक्सेस के बाद हमें बहुत सारे लोगों के सवाल आए, जिनमें से कुछ सवालों को हमने स्क्रूटनाइज किया है, जो कि आज हम हमारे इस एपिसोड के जरिए पूछेंगे सर से और जानेंगे बहुत सारे ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में जो कि आईवीएफ से रिलेटेड हैं, एएमएच से रिलेटेड है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक मिथ है, ये कितना सही है कितना गलत, कि आईवीएफ 100% सफल होते हैं? नहीं, 100% आईवीएफ को नहीं कह सकते हैं। 100 यदि आईवीएफ की हम लोग बात करें तो 35 से 40%, वो भी एज। यदि आपकी एज 25 से 35 के बीच में है तो ये रेशियो आता है। यदि आप 40 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो घट के आपके 10 में से 2 मरीज, मतलब 20% पे आ जाएंगे। और यदि आप 45 से ऊपर हैं तो 10 में से 1 या 2 मरीज ही मुश्किल से मतलब कर पाते हैं, वो भी यदि आप डोनर एग के साथ जा रहे हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सही समय पे सही निर्णय लिया जाए। तो एज को आप समझिए और जैसे जितना जल्दी हो सके, यदि आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो आईवीएफ आप करा सकते हैं, पर जल्दी एज में जाएं, लेट एज में ना जाएं। ये ना समझें कि 48 साल के बाद या 50 साल के बाद, जैसे कुछ पेशेंटों के फोन भी आते हैं कि जी एज 50 हो गई है। रिजल्ट ना के बराबर है डोनर एग के साथ में। यदि हमने एग बाहर से भी लिया तब भी रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 25 से 35 के साल में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और रिजल्ट आप सोच के चलें तो वही 40 के आसपास, 40%। तो आईवीएफ एक तरह की चिकित्सा है। तो इस चिकित्सा के अंदर डिफरेंट माध्यम हैं, किस तरीके से हम लेंगे। तो अगर ये लोग कहते हैं कि 100% सक्सेस रेट आईवीएफ में मिलता है तो ये गलत है। ये गलत है बिल्कुल। तो आईवीएफ की चिकित्सा के बारे में हमें कुछ बताइए सर। आईवीएफ में हम लोग करते हैं, पहले हस्बैंड की कुछ जांचें होती हैं वो करते हैं, स्पर्म की जांच करते हैं, और साथ साथ में लेडीज के जो जांचें होती हैं जिसमें एग की जांच है या एएमएच टेस्ट है, मेन एएमएच पे डिपेंड होता है, और साथ साथ में जो हार्मोन्स हैं उनकी जांच करते हैं। और जांच करने के बाद में जैसे ही मेंसेस आता है तब हम पेशेंट को बुलाते हैं और करीबन 15 दिन की प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ स्टिमुलेशन के लिए हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो इसके बाद में जो एग होते हैं उनको हम निकालते हैं, उसे पिकअप बोलते हैं, और इसके बाद में स्पर्म लेके लैब के अंदर उसका भ्रूण तैयार किया जाता है, एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, और फिर ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, और फिर 15 दिन वेट किया जाता है उसके लिए, क्या नाम है, रिजल्ट के लिए। और फिर जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही आता है, यही कह के चलेगा। जी ठीक है ना। एक मिथ और है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में लोगों को महीनों तक या फिर सालों तक दवाइयां खानी पड़ती है, ये कितना सही है? नहीं, 1 से 2 महीने का टाइम आप लेकर चलिए। किसी भी मेडिसिन कहीं भी खा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक की मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथ की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये समझ के चलें। अब जैसे कभी आपने सुना होगा एक चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, उत्तर बस्ती, उसके बारे में भी हम लोग कहते हैं। उत्तर देने का मतलब, उत्तर का मतलब आंसर देगी आपको। देगी कितने महीने में? 2 महीने। कोई भी ट्रीटमेंट करें आप 6 महीने 8 महीने बिल्कुल ना करें, 2 महीने। तो 2 महीने आप लेके चलें और 2 महीने के बाद में आप देखें रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। नहीं तो आप अपना डॉक्टर बदल दीजिए, दूसरे डॉक्टर के पास में जाइए, सलाह लीजिए, कॉज ढूंढिए क्या कारण है। जैसे आप कॉज पे जाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि भाई ये कारण है और इसका इलाज ये है। तो भटके ना, और अच्छे जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें, जिनकी मतलब जिन्हें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, जैसे 20 साल हो गए। जैसे अभी आप नया आईवीएफ सेंटर खुला है, मत जाइए। जो 20 साल से 25 साल से, आप उनके पास जाइए, उनके पास अनुभव होता है, जो आपको बताएंगे वो सही बताएंगे। और कम से कम 2-3 आईवीएफ सेंटर वालों से भी सलाह लें। यदि हम भी कोई बात करें तो हमारी भी बात को 2-3 से सलाह लें। मैं तो ये कहता हूं कि हाँ, किसी पे विश्वास मत कीजिए, सबसे सलाह लीजिए, फिर जो आपका मन करे वो कीजिए। एक मिथ ये भी है कि यदि किसी महिला के पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं उसके अंदर,
तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या उसे पहले ही आईवीएफ सेंटर जाकर अपनी चेकिंग करानी चाहिए या फिर इसका क्या है तरीका? देखिए, यदि मेंसेस 21 से 31 दिन के बीच में आ रहा है आपका, तो वो मेंसेस हम लोग सही मानते हैं। मतलब कोई कहने लगे 25 दिन में आ रहा है या 28 दिन में आ रहा है, तो वो 21 से 31 दिन, ये बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है। जांच, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि 2-3 जांचें बहुत ज़रूरी रहती हैं। आदमी का स्पर्म, एक HSG की जांच, HSG का मतलब आपकी ट्यूब खुली हुई हो, और इसके बाद में आपकी थोड़ा अल्ट्रासाउंड करा के ज़रूर देख लीजिए कि यूट्रस का साइज़ वगैरह कैसा। यदि यूट्रस का साइज़ ठीक है और आपकी ट्यूब खुली हुई है तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। और 21 दिन से 31 दिन का आपका पीरियड है तो आपको नेचुरल कंसीव हो जाएगा। और शादी के यदि 2 साल हो गए हैं तो ज़रूर आपको आईवीएफ सेंटर जाके अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। और आईवीएफ हम लोग इसलिए बार बार कहते हैं, अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आईवीएफ में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। यदि कोई सीनियर डॉक्टर है और ध्यान दे रहा है तो आप नज़दीक के डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आईवीएफ में एक प्रक्रिया होती है, वहाँ रोज़ यही काम हो रहा होता है तो वहाँ ईजी होता है, टेस्टिंग भी हो जाती है। पर टेस्ट इसके बहुत बड़े टेस्ट नहीं है, नॉर्मल लैब में हो सकते हैं। खर्चा भी यदि हम बात करें तो 5 से 10 हज़ार के बीच में सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो टेस्ट कराइए, पहले कॉज ढूंढिए और कॉज ढूंढ के फिर आगे बढ़िए। सभी का जरूरी नहीं होता कि आईवीएफ से इलाज कराना जरूरी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हम लोगों ने देखा कि कई बार आईवीएफ करा दिया तो फिर भी उसके बाद में नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है, जबकि पहले आईवीएफ फेल हो गया। तो ये मत सोचिए कि हम जा रहे हैं तो हमको कल को बच्चा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। पर बेहतरीन प्रक्रिया अपनाएं बिल्कुल। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर हम चिकित्सा की बात करें, या फिर कितनी तरह की चिकित्सा होती है जो प्रेगनेंसी में लोगों की हेल्प कर सकती है, आईवीएफ में कितनी जाती हैं और नेचुरल प्रेगनेंसीज के अंदर कितनी जाती हैं? देखिए, आईवीएफ बहुत ज़रूरी है जिनकी ट्यूब बंद है। यदि ट्यूब ओपन है तो आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, या स्पर्म की संख्या बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम संख्या है, तब आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। स्पर्म ठीक है, ट्यूब खुली हुई है, तो फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप आईवीएफ की तरह। अब रही चिकित्सा की बात, चिकित्सा 3 तरह की होती है। पहली चिकित्सा होती है चिकित्सा जो आप सब जगह कराते हैं, वो चिकित्सा होती है। आईवीएफ भी एक चिकित्सा ही है। दूसरी चिकित्सा होती है दैवीय चिकित्सा, जिसमें कुछ मंत्रों के साथ में चिकित्सा की जाती है उसी दवाई के साथ। एक चिकित्सा होती है असुरीय चिकित्सा। असुरीय चिकित्सा का हुआ मतलब कि आपके एग काम नहीं कर रहे हैं, आपका स्पर्म काम नहीं कर रहा है, या आपको सेरोगेसी की तरफ बढ़ना है, तो उसको हम असुरीय चिकित्सा कहते हैं, कि जहां उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप ये देखिए कि आपको कराना क्या है और प्लान बनाइए। प्लान बनाना बहुत जरूरी है। यदि आपका प्लान ठीक है, फिर आप जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे तो आपको जरूर सफलता मिलती है। और दैवीय चिकित्सा का उपयोग जरूर धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको करना चाहिए। मेरे पास में भैंसा जरतनवली बुक है जो रखी हुई है, ये हजारों साल पुरानी बुक है, और इसमें पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। मतलब आप यदि चैप्टर की बात करें तो ये 719 नंबर पेज है, तो वहां से शुरू होता है। तो उसमें हर मास की भी चिकित्सा है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उससे पहले कैसे हमें चिकित्सा करनी है पूरा दिया हुआ है। तो उन चिकित्सा का उपयोग आप 1 से 2 महीने आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ, जरूरत पड़ती है तो आईवीएफ कराइए, जरूरत पड़ती है तो फिर सेरोगेसी तक भी जाना चाहिए आदमी को। और पुनर्विवाह की आजकल जरूरत नहीं होती है। लोग देखते हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सेरोगेसी से भी मां बन सकते हैं। और अब क्या जरूरत है, प्लान बनाना, प्लान जरूरी है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो सक्सेस हो सकते हैं। एक मिथ और है कि आईवीएफ के बाद जब भी आप आईवीएफ करवाते हैं तो आपको ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स ही होंगे। हाँ, ऐसी संभावना बहुत रहती है। वो मजबूरी भी है हम लोगों की। मजबूरी ये होती है कि पेशेंट का पैसा लगा लो, कम से कम लाख से 2 लाख के बीच में खर्चा आता है। अब लाख से 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो उसको बच्चा हो जाए। आईवीएफ के लिए क्यों आया कि भाई इसको बेबी हो। हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई डॉक्टर रिजल्ट दे। तो जनरली 3 का ट्रांसप्लांट हम करते हैं, 3 एम्ब्रियो का। जब हम 3 एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें कितने बच्चे इम्प्लांट हो रहे हैं वहाँ, मतलब यूट्रस में, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। यदि फर्टिलिटी बहुत अच्छी है और यूट्रस पकड़ता है तो 2 बच्चे हो सकते हैं आपको, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और 3 रखने के बाद में 1 भी नहीं हो सकता। आप ये देखिए। तो इसलिए जब आप आईवीएफ के बारे में सुनते हैं तो 2 या 3 के बारे में इसलिए सुनने को मिलता है क्योंकि हम रखते ही 3 एम्ब्रियो। जब आपके 3 बच्चे हमने रखे हैं
तो तीनों चल गए तो 3 आपको बच्चे हो जाएंगे, नहीं तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है। अब जैसे कुछ लोग आप कहते हैं कि जी हमें तो 2 कर दीजिए, तो हम लोग उसमें यही कहते हैं कि 2 हो सकते हैं, अब ये आपके भाग्य का है। हम 2 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं आपको। अभी एक डॉक्टर साहब आए थे तो वो कहते हैं नहीं सिंगल रखिए, तो अब उनको जब रखे गए 3 बना के तो उनको 1 नहीं हुआ, तो बड़े नाराज भी हुए। फिर कहने लगे नहीं कि अब तो दोबारा भी 1 ही रखिए, कहीं 3 हो गए तो क्या होगा। तो हमने कहा ऐसा नहीं है। तो तब भी 3 रखे गए थे, तब उनके 2 बच्चे हुए, उनके 2 बेटे हुए। तो मतलब वो कह रहे थे कि नहीं मुझे सिंगल ही चाहिए। तो कैसे होगा, मतलब उस बात को लेकर परेशान थे। तो डिलीवरी भी होगी, कुछ दिन बच्चे खैर उसमें रहे, नर्सरी में रहे, तो 2 बच्चे दिए भगवान ने, तो 2 होंगे। तो इस ये मिथ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मिथ नहीं है, ये सच्चाई। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितने अडॉप्ट करेगी बॉडी। ओके, आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे कमजोर होते हैं या अनहेल्दी होते हैं? नहीं, वो आईवीएफ कोई प्रक्रिया नहीं है, आप इस बात को समझिए। हम लोगों ने किया क्या, कुछ इंजेक्शन आपको दिए, आपके जो आपके अपने एग है वही हमने इम्प्रूव किए। इसके बाद में स्पर्म भी आपका ही है, वो हमने सिर्फ 3 से 5 दिन लैब में रखे, भ्रूण बनाया, एम्ब्रियो बनाया और वो ट्रांसफर कर दिए। तो उसमें डॉक्टर का क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। आपका जो था वो हमने 3 दिन सिर्फ रखा है और वो वापस यूट्रस में हमने रख दिया है। तो उसमें जो, यदि आप देखिए लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, छोटे हैं तो आपका बच्चा भी छोटा होगा, ठीक है। जेनेटिक कोई चेंजिंग कुछ नहीं करता और ना ही डॉक्टर कोई जेनेटिक कर सकता है, मतलब चेंज कुछ नहीं हो सकता। एक और मिथ है कि आईवीएफ सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है और पुरुषों का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए 50-50 होता है। आप सोचिए ना, स्पर्म की 23 गुणसूत्र स्पर्म से आते हैं, 23 गुणसूत्र एग से आते हैं। हाँ, अब यूट्रस अलग से है जो हम सबका घर है, जिसमें हम लोग सब पैदा होते हैं, वो सिर्फ लेडीज के पास है जी। तो उसकी भी एक अपनी भूमिका है। तो उसमें यदि यूट्रस में दिक्कत है तब तो मतलब जरूरी है कि भाई लेडीज की, मतलब कह देते हैं, जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अब समस्या है वो तो पूरे परिवार की समस्या है। तो आप इसको इस तरह से देखें, भाई अभी ये समस्या है, लेडीज और जेंट्स का इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ है उस पर आप डिस्कस कीजिए। अभी हमारे पास पेशेंट आया था, मेल स्पर्म था, स्पर्म नहीं निकला। टीसा हम लोग उसमें करते हैं, तो टीसा किया तब भी स्पर्म नहीं निकला। अब ये कहने लगे ये आदमी जिम्मेदार है इसके लिए, तो वो कहना गलत है। तो अब भाई कोई चीज नहीं है तो नेचुरल नहीं है, तो जब जो चीज नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। वहाँ डोनर स्पर्म हम लोग ले लेते हैं लैब से, उसी तरह का ले लेते हैं जैसा उसका हस्बैंड। तो देखिए समस्याओं पे समाधान मतलब बैठ के चर्चा करनी है और चर्चा करके फिर निकालना है कि भाई क्या सही है, क्या करना, सॉल्यूशन और प्लानिंग के हिसाब से। अभी जो कि प्लानिंग से एक और चीज आई और ये पता लगा कि फीमेल का रोल एक्चुअली ज्यादा होता है। तो ये कहना गलत होगा कि मेल्स की कोई भूमिका नहीं है, बट है एक्चुअली। तो ये एक मिथ ये भी आता है इस बात से कि आईवीएफ की जो प्रेगनेंसीज होती हैं या फिर आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो बहुत दर्दनाक होती है। ये कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से ये भी मिथ है, झूठ है ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं होती। जब हम तो जैसे अपने यहाँ सेंटर में देखते हैं तो हम लोग तो एनेस्थीसिया में तो एग नहीं लेते हैं, तो बेहोश कर दिया पेशेंट को, पता ही नहीं चला। अच्छा, ईटीबी जो क्या नाम है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, वो भी बेहोश करके करते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरा पेशेंट वाला टीसा वाला था, मैंने क्यों नहीं कराया आपने इतने दिन से, वो कहने लगा तो मुझे तो बहुत डर था कि पता नहीं क्या करूं। मैंने कुछ हुआ कि कुछ नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। जी। तो वो ये एक डर होता है, हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता है कई पेशेंट को। तो ये वो मानसिक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और आप तो देख ही रहे हैं कि इतने इतने बड़े जो मतलब सिनेमा जगत के मतलब सितारे हैं, जब वो करा रहे हैं तो आम आदमी को तो दिक्कत क्या होनी चाहिए। भाई डर तो उनके लिए भी होना चाहिए, पर सेफ प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जाके करा सकते हैं, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। एक मिथ और है, क्योंकि ये हमारा मिथ बस्टिंग एपिसोड मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल ही ऐसे आए थे। आईवीएफ की प्रक्रिया या फिर आईवीएफ क्या सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है? नहीं, देखिए तब करा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको देखिए शादी आपकी यदि 25 साल में होगी किसी की, 5 साल तक बेबी नहीं हुआ। तो अभी आगरा का एक पेशेंट था, अब वो कह रहा है 7 साल हो गए मेरी शादी को और ट्यूब बंद है। तो ट्यूब बंद है तो आईवीएफ होगा कि नहीं, ट्यूब खुलवा दीजिए।
तो ऐसा संभव नहीं है। अब उसके लिए आईवीएफ बनता है, दी बेस्ट प्रोसीजर है। तो यदि शादी को 5 साल आपके हो गए हैं, उम्र कुछ भी हो आपकी, मेन ये है कि शादी के कितने दिन हुए। यदि शादी के 2 साल के बाद आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको किसी भी सेंटर में जाके अपनी जांच करा लेनी चाहिए, आपको कारण ढूंढना चाहिए। यदि कारण कोई नहीं मिल रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आईवीएफ बनता है तो आपको आईवीएफ करा लेना चाहिए, डॉक्टर से डिस्कशन करना चाहिए। जब आपके एग नहीं बने या आपका स्पर्म ठीक नहीं है, ये 2-3 ही वजह होती हैं। तो ये वो नहीं है कि भाई 5 साल हो गए तभी कराएं। यदि 2 साल के बाद में कॉज मिल रहा है, भाई ट्यूब बन है, आप वो जाके 2 साल के बाद ही करा लीजिए, या 35 साल हो गए तभी कराएं। तो वेट ना करें, जितना वेट करेंगे आपको परेशानी होगी, जितना जल्दी जाएंगे आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 35 साल के ऊपर वालों के लिए आईवीएफ है। अगर आपकी उम्र उससे कम है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन एक सही रीजन होना चाहिए करवाने का। आईवीएफ से बच्चों के अंदर क्या जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं? जेनेटिक का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। मतलब यदि आपके जेनेटिक में पहले ही कोई खराबी है तो बच्चे में दिक्कत आएगी। आईवीएफ से कोई परेशानी नहीं होती। तो क्या आईवीएफ के अंदर जेनेटिक्स को इम्प्रूव भी किया जा सकता है? तो जो हमारे शास्त्रों में देखा है हम लोगों ने, तो उसमें डीएनए पे मेडिसिन काम करती है। जैसे अभी सब होता है हैबिचुअल अबॉर्शन, कि बार बार गर्भपात होना। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि उसमें डीएनए का ही रोल होता है और जेनेटिक की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोगों ने ये देखा, जब हस्बैंड और वाइफ को दोनों को हम लोग दवाई खिला के कंसीव कराते हैं तो ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। पेशेंट हमारा एक एम्स में भी गया था, वहाँ भी टेस्ट हुए थे। कई बार जेनेटिक मिलता भी नहीं, कुछ बीमारियों में मिल जाता है। मतलब अभी यदि हम लोग कहें कि अभी रिसर्च चली रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाई है, पर आयुर्वेद का बहुत बढ़िया इसमें रोल हम लोगों को नज़र आता है। जो हम लोग मेडिसिन दे के करते हैं तो इसमें मतलब हमारे आईवीएफ के रिजल्ट भी बढ़ते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम भी जो आती हैं उसको भी हम लोगों ने देखा है। 2 महीने का मेडिसिन आप कोर्स कीजिए और इसके बाद में आप आगे बढ़िए, तो रिजल्ट दी बेस्ट है। और आजकल सभी को बच्चा हो सकता है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मतलब आजकल कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको बच्चा नहीं होगा। हाँ, यदि उसकी प्लानिंग गलत है तो बात रही दूसरी, नहीं तो यदि प्लानिंग सही है तो उसको बच्चा हो सकता है आजकल, और हम लोग करके दे सकते हैं। जी। ये मतलब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि कोई आए और वो बच्चा करके लेके जा सकता है। हाँ, बशर्ते वो आगे बढ़े। जी। तो एक मिथ यहाँ पे ये भी रेज होता है कि आईवीएफ जो है वो बहुत महंगी प्रक्रिया है और आम लोगों की पहुंच से बाहर है। थोड़ा गरीब लोगों के लिए तो कह सकते हैं, जो बहुत गरीब हैं उनके लिए तो कह सकते हैं। पर एक यदि 15-20 हज़ार रुपये भी आदमी कमाता है तो कुछ दिन पैसे इकट्ठे कर सकता है, तो 1.5 से लाख के 2 लाख के बीच में हो जाती है। तो कोशिश करें कि कुछ पैसे और इकट्ठे करके थोड़ा सा और रुक जाए, तो 2 बार का सोच के चले कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो 2 बार करा लूँगा, तो 2-2.5 लाख में 2 बार का पैकेज मिल जाता है। पैकेज में बात करें, जी। जब भी जाए तो पैकेज में बात करें, एक्स्ट्रा ये नहीं कि भाई अभी हम बाद में बात करेंगे। आप जाओ, पहले दिन बात करो पैकेज में, और जैसे आप पैकेज में बात करोगे तो आपको डील अच्छी मिलेगी। मैं डील ही शब्द कहूँगा क्योंकि वो काउंसलर बैठे होते हैं, तो काउंसलर जो आपसे बात करता है उससे आप बात करें और अच्छी डील लें। 2 बार का पैकेज लेके चलें, और 2 बार में जनरली हो जाता है जो हम लोग देखते हैं। जैसे 40% बताया, तो यदि 20% और बढ़ जाता है दूसरी बार में तो 60% हो गया। तो 60% बहुत अच्छी एक रेंज है कि भाई सभी को बच्चा हो जाए। एक सवाल ये भी है कि आयुर्वेद में जो एक टर्म है पुत्र जीवक, इसका क्या महत्व है? पुत्र जीवक का जो उपयोग है शास्त्रों में जो दिया हुआ है, जैसे अब चरक संहिता है हमारी, या इसके बाद वाले जो ग्रंथ हैं भाव प्रकाश वगैरह हम लोग कहते हैं, तो उसमें वर्णन आता है, औषधियों का वर्णन आता है। तो इसको पुत्र जीवक का मतलब ये होता है कि जिनके पुत्र पेट में मर जाते हो उनको इसकी माला पहनाते हैं। कुछ लोग इसको पुत्र प्राप्ति के लिए लेते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के लिए इसका उपयोग नहीं है शास्त्र में। कई बार हमारे पास में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जी मैं इसको खा लूं, तो इसका उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता। देखिए, जो ये क्या नाम है आयुर्वेद है, कुछ पारंपरिक है, तो इनको कुछ जनजातियां लोग यूज करते हैं। आयुर्वेद का उपयोग जो वनों में रहते हैं, कहा भी गया है, चरक संहिता में भी ये बात कही गई है कि आपको उन लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि उनके पारंपरिक रूप से उपयोग होता रहा है। तो चरक संहिता इस बात को कहती है कि आप जाओगे और आप लोगों से जानकारियां इकट्ठी करोगे। वो हम लोगों ने छोड़ दी, कोई हम लोग नहीं जाते ना जानकारी इकट्ठे करते हैं,
पर बुक्स ही पढ़ लें। जी। तो बुक्स में ये लिखा हुआ है कि कुछ जनजातियां इसका उपयोग माला के रूप में करती हैं, कि जिसके हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है, और उसमें भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस मतलब यदि कन्या संतान है तो हो जाती है, पर पुत्र संतान नहीं होती, वो एबॉर्ट हो जाती है। इस तरह के केस भी आते हैं कि पुत्र संतान होगी तो वो एबॉर्ट हो जाएगी, कन्या होगी तो आगे चलेगी, मतलब डिलीवरी तक जाएगी। तो उन लोगों में इसका उपयोग देखा गया है कि माला के रूप में करना चाहिए, और माला पहनाते हैं, नेकी खिलाते हैं, और इसका इनफर्टिलिटी जो बांझपन हम लोग बोलते हैं उससे कोई संबंध नहीं है। मतलब कुछ कहते हैं हम लोगों के कि इसके क्या हम खा लें, मतलब कैसा किसी ने बताया जी, तो वो ये समझते हैं कि या तो इससे पुत्र प्राप्त होगा, हाँ, या इनफर्टिलिटी दूर होगी। तो ये उन दोनों में काम नहीं आती है, ये सिर्फ काम आती है हैबिचुअल अबॉर्शन के केसेस में। तो उसमें जरूर इसकी माला का प्रभाव देखा गया है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि देवता, मंत्र, औषध, रत्न सब फल देते हैं, मतलब इन सबका प्रभाव है। तो इन सबका प्रभाव है, ऐसे ही उस औषध का प्रभाव है। वो प्रभाव ये है कि आप पहनिएगा उस माला का तो एबॉर्शन रुक जाती है। तो ये उसका अपना प्रभाव है, तो उसका आप उपयोग करें। खाएं ना, खाने के लिए नहीं है, वो एक्सटर्नल उपयोग के लिए है कि आप उसकी माला पहन सकते हैं, तो उसका प्रभावशाली गुण नजर आता है। ऐसा जनजातियों में बताया गया है। चरक संहिता में इसका उपयोग कब मिलता है? शतावरी घृत, फल घृत, कुमार कल्पद्रुम घृत, ये भैंसा रत्नावली में। वैसे ये सब जो ग्रंथ हैं ये बाद के हैं। शुरू का जो ग्रंथ है वो चरक संहिता है। उसने भी कहा है कि मुझे आप कभी पूर्ण ना समझे, मतलब ये समझिए कि चिकित्सकों ने चिकित्सा विज्ञान को ये कहा है कि हम कभी पूर्ण नहीं है, कोई भी चिकित्सा पूर्ण नहीं है। तो उसमें हमेशा संशोधन होते रहे हैं। अब जैसे IVF का उपयोग हुआ है तो हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आगे भी और चीजों का उपयोग होगा। तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कहां से मानव मतलब जो मनुष्य है उसके लिए जल्दी से जल्दी फल मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी समस्या का समाधान हो, तो उसके लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए। तो जो हमारी पारंपरिक चिकित्साएं हैं उनका उपयोग करते हुए कहां तक हमें करना है। तो पुत्र जीवक के बारे में यही है कि खाना नहीं है, माला अवश्य पहने उसकी। तो हम लोगों ने देखा कई बार कि माला नहीं पहन के खाता है आदमी, तो उसका नुकसान भी होता है। कई पढ़े लिखे भी लोग आते हैं। एक पेशेंट था, शायद बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था, तो तब बता रहा था कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया, तो उसने खा लिया था। वो कईयों के पाउडर आते हैं, तो खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ माला पहनने के लिए। और जो हमारा प्रोग्राम का भी मकसद ये होता है कि शास्त्रों में क्या है। शास्त्र का मतलब हो गया जो सत्य है, वो जो शास्त्र में लिखा हुआ है। आप मतलब हमसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए किस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, तो वो हर पेज पे डिफाइन है कि आपको ये लेना, बशर्ते कि हमें वो पढ़ना चाहिए और हमें आपको समाज को बताना चाहिए कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, आप उसका उपयोग करें। जी जी जी। तो पुत्र जीवक सिर्फ पहनने के लिए, धारण करने वाली चीज है, आपको इंजेस्ट नहीं करना है उसे। क्या संतान प्राप्ति के लिए लोगों को ज्योतिष विद्या की भी मदद मिल सकती है? ज्योतिष विज्ञान को हम लोग कहते हैं नेत्र विज्ञान। ऐसा क्यों? वो दिखाई देता है। नेत्र विज्ञान का मतलब वो दिखाई देता है। ये अद्भुत है। हाँ, तो वो विज्ञान कितना काम करेगा? काम नहीं करना। नेत्र विज्ञान आपको मतलब बिना चश्मे के नहीं दिखाई दे रहा, और आप अभी मोबाइल में किसी का नंबर डायल करें तो जिसका करना है उसका ना होकर दूसरे का भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो चश्मा है जिससे आपको बिल्कुल खुल के दिखाई देता है। तो इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि आप चरक संहिता की बात करें तो उन्होंने मंत्रों के बारे में कहा है जी। ज्योतिष भी मंत्रों के बारे में आपको कहता है कि आप मंत्र विज्ञान का सहारा ले। ज्योतिष का कर्तव्य सिर्फ मंत्र विज्ञान तक है, वो आपको संतान प्राप्ति नहीं करा सकता, वो मंत्र विज्ञान दे सकता है आपको जी। आप जाके वहां सष्टांग दंडवत होके ये चाहें कि वो आपको संतान करके देगा। मान लिया मेरे पास में एक पेशेंट भी आया था, उसकी एज भी ठीक ठाक थी और उसको इतना मतलब अंदर से वो भरा हुआ था कि मुझे बच्चा हो जाएगा, जबकि कई IVF सेंटर वालों ने मना कर दिया था और हम लोगों ने मना कर दिया था, नहीं संभव। तो आत्मविश्वास होना चाहिए, पर इतना भी अति आत्मविश्वास नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नेत्र विज्ञान है, दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ गणनाएं दी हुई हैं। ये पराशर होरा शास्त्र है, ये वाला पराशर होरा शास्त्र है। इसका
30 पेज हैं जिसमें भगवान शिव और पार्वती के संवाद के रूप में, जैसे हम आप बात कर रहे हैं उसी तरह से ये संवाद आता है। तो उसमें माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है। चरक संहिता भी आप उठाओगे, वहां भी संवाद के रूप में है, और जितना भी ज्ञान है वो संवाद के रूप में। ऐसे ही पराशर होरा शास्त्र में भी माँ पार्वती और भगवान शिव के रूप में एक संवाद के रूप में आता है कि किस किस उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है, और मतलब किस तरह से इसको संतान प्राप्ति नहीं होती, ये योग होते हैं। तो उसमें योग का मतलब होता है, जैसे योग का मतलब 2 से 2 और 2 4, ये योग होता है। हाँ जी। उसमें 12 घर माने जाते हैं, 9 ग्रह का वर्णन आता है, हाँ जी। और कुछ 27 नक्षत्रों का वर्णन आता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि यदि ये ग्रह जैसे 5वें घर का मालिक 6ठे, 8वें और 12वें घर में होगा तो संतान प्राप्ति में दिक्कत है। एक होते हैं कि संतान प्राप्ति बहुत इजी हो सकती है, तो उसके भी उसमें योग दिए हुए हैं, तो उन योगों को मिलाना चाहिए। पर हम लोग कोई योग नहीं मिलाते, क्योंकि वो करीबन 30 पृष्ठ हैं जिनमें से आपको बैठ के योग मिलाने हैं। यदि आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मेरा तो फिर वही आ जाता है कि आप शास्त्र में कौन सा योग मिलता है, इसको आप बताइए। हाँ। ज्योतिषी से आप पूछिए, उसकी दक्षिणा पूरी 500 रुपए लेता हो तो आप उसको 1000 रुपए दे दीजिए, पर उससे कहिए कि पंडित जी हमारे योग मिला के बताइए और वो दिखाइए कि ये योग है। ज्योतिषी को नहीं बताना चाहिए, योग बताना चाहिए। तो योग देखिए, न कि ग्रहों से ही योग बनता है, योग बनते हैं, पर योग मतलब वो डिफाइन है बिल्कुल। तो आप, जैसे मैं आयुर्वेद में कहता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है, शास्त्र पढ़िए और शास्त्रों में जाइए। जैसे ही आप शास्त्रों में जाओगे, आयुर्वेद से भी, ज्योतिष से भी, आईवीएफ से भी, आईवीएफ वालों को सब पता होता है, मतलब सबको सब कुछ पता है। बस आपको वो निकालना है, मतलब विश्वास कीजिए, उन्हीं पे विश्वास कीजिए, पर आप भी देखिए भाई कौन सा अच्छा, फिर आप दूसरे पे जाइए, ज्योतिष के पास जाइए, तो वो आपको जब योग निकाल के देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको संतान तब होगी और ऐसे होगी और इतना भी आपको टाइम लगेगा, और तब आप जाके चिकित्सा कीजिए, मंत्रों के द्वारा चिकित्सा कीजिए। दिया हुआ है इसमें, जो दिया हुआ है हरिवंश पुराण का, इसमें एक वर्णन आता है कि आप हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए और साथ साथ में संतान गोपाल मंत्र का पाठ कीजिए। तो हम लोगों ने देखा है कि जब इस तरह से हम लोग दवाई के द्वारा दवाई देते हैं या जरूरत पड़ती है ट्यूब बंद है तो आईवीएफ के लिए, मतलब डिस्कशन जरूरी है। तो जैसे आप ये बढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि आप अनुभवी लोगों से आप पूछ लीजिए जो बहुत दिन से अनुभव करते हैं, तो चाहे ज्योतिषी अनुभवी हो, डॉक्टर अनुभवी हो, आईवीएफ वाला अनुभवी, तीनों को आप पकड़ लीजिए, आपको कल संतान हो जाएगी। यदि आपने अनुभवी एक भी नहीं पकड़ा तो आपको संतान, मतलब मार्ग आपका दूसरी तरफ चला जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति में दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा। तो ज्योतिष का सहारा लिया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से आपको बता सकती हैं कि कब सही समय आने वाला है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लोग चाहते हैं कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, तो अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें और आयुर्वेद की बात करें और साथ ही आईवीएफ की बात करें, तो इन तीनों के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी को पुत्र की प्राप्ति हो? देखिए, चरक संहिता का एक वाक्य है, उसमें लिखा हुआ है, ये बुक्स को कोट कर रहा हूं, चरक संहिता में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि आपका जो कर्म है उस कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। आप सब सुनिएगा कि विशेष कर्म के द्वारा नहीं, विशेष कर्म के द्वारा आपके भाग्य को बदला जा सकता है। मतलब देखिए, कौन आता है जब आपको, मतलब जब पहली संतान एक पुत्री होगी तो हर आदमी का मन होता है एक पुत्र भी हो। पहली संतान जो होती है उसको भी हम पुत्री कहते हैं, उसको पुत्री नहीं कहते, पुत्र ही कहते हैं, पहला बेटा हो या बेटी हो। तो पहली संतान जो होगी वो मंजूर होती है, सभी को मंजूर होती है। फिर एक मन होता है कि हमारे भी पुत्र हो और हमारे घर में भी मांगलिक कार्य हो। मांगलिक कार्य का मतलब हुआ कि हमारे भी बहू आए, उनके भी बच्चे हों, हमारा घर आगे बढ़े। तो ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में और आयुर्वेद में इसका वर्णन आता है। और यदि आप आईवीएफ की बात करें तो कुछ वहां भी है, एक टेस्ट होता है, मतलब एक जेनेटिक टेस्ट होता है, उससे पता कर सकते हैं। इंडिया में बैन है, बाहर है। जहां तक अब नेचुरल की बात आए, तो नेचुरल की यदि बात आए कि हम लोग ज्योतिष से क्या दे सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वो नेत्र विज्ञान है। तो नेत्र विज्ञान का मतलब वो दिखाई देता है। अब जैसे राहु पंचम में हो
तो पुत्र संतान में कई बार कुछ लोगों, सबको नहीं, कुछ को दिक्कत होती है। इसी तरह से बुध पंचम में हो तो कई बार कन्या संतान ज्यादा होती है, ये देखा गया है। तो उसके लिए ज्योतिष से हम देख सकते हैं, भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हम लोगों ने बताया कि संतान गोपाल मंत्र और हरिवंश पुराण का पठन पाठन करना चाहिए, तो ये देव योग तैयार करते हैं। अब आते हैं मेडिसिन की बात में। यदि आप भेषज रत्नावली में जाएंगे तो वहां पर कुमार कल्प द्रुमघृत का उपयोग होता है। कुमार का मतलब ही हुआ कि पुत्र संतान प्राप्त करनी कैसे, वाइस्पर्म पे काम करती है, पर इससे पहले मंत्र विज्ञान का उपयोग करना चाहिए और करने के बाद में कुमार कल्प द्रुमघृत का उपयोग आप कीजिए, पति पत्नी दोनों, तो संभावना होती है कि आपकी मन के अनुकूल संतान की प्राप्ति हो सकती है। वहां भी मन के अनुकूल, यदि आपका मन प्रबल होगा तभी आप इस तरह की बात करेंगे। यदि मन ही प्रबल नहीं होगा तो उन्होंने यही कहा कि आपका भाग्य मतलब कर्म के द्वारा और मन, इनको बदला जा सकता है। तो उसमें प्रयोग किया जा सकता है और कोई प्रयोग में कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है और रिजल्ट हम लोगों ने काफी बेहतर देखे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बता देता हूं कि जहां नहीं होना होता है वह मन ही नहीं होता है। यदि आपको किसी को मेडिसिन भी हम लोग बता दें कि मेडिसिन है और इससे ऐसा हो जाएगा, वो मेडिसिन तब भी नहीं खाएगा। तो मन के अनुकूल शास्त्र कहता है आपका मन, पहले आपका मन बने। तो मन उन्हीं का बनता है जिनके भाग्य में होता है। तो बिल्कुल प्राप्ति हो सकती है, पहले आप मन बनाएं और फिर आगे बढ़ें। तो ये पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ा मिथ था जो कि बहुत सारे लोगों के सवाल भी होते हैं। पर इसमें भी एक चीज है, इसमें एक होता है पुष्पन संस्कार। तो पुष्पन संस्कार से पुत्र प्राप्ति को जोड़ा गया है। पुष्पन संस्कार से पुत्र प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है, वो मिथ है। यदि इसके लिए मेडिसिन लेनी है तो कंसीव करने से पहले ही आदमी तैयारी करे। अब जैसे मंत्रों का उपयोग है तो पहले करे और इसके बाद में तभी मेडिसिन ले, जिससे कि वाई स्पर्म आपका एक्टिव अच्छी तरीके से हो। कई बार हम लोगों ने देखा है कि वाई स्पर्म अच्छा नहीं होता, अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो जैसे ही आपका वाई स्पर्म अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और यदि एक्स कर रहा है तो आपको पुत्री होगी। तो उसको हम लोग कर सकते हैं। पर ये कहें कि 100% तो 100% कोई नहीं। ठीक है, तो ठीक है, इस चीज के लिए बेटर कंसल्टेशन जरूरी है कि आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें। तो अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं ज्योतिष से रिलेटेड हो, आयुर्वेद से रिलेटेड हो, IVF से रिलेटेड हो, और अगर वो आपका सवाल आज हम नहीं पूछ पाए हैं तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए ताकि डॉक्टर साहब उसका जवाब आपको दे सके। हमारे इसी तरह के एपिसोड्स के माध्यम से हम आपके सवालों को एंटरटेन करते रहेंगे, उनके सही जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आप भ्रमित होने से बच जाएं। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ अंत में कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कोई फाइनल वर्ड्स? देखिए, आजकल संतान प्राप्ति बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब परेशानी जरूर है, और एक तो सही समय पे सही निर्णय लें, सबसे जरूरी ये है। और साथ साथ में ये देखें कि भाई हमें बहुत लंबे समय तक चिकित्सा नहीं लेनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने की मेडिसिन किसी की भी ले, दूसरे डॉक्टर से जरूर राय लें। मतलब ये जरूरी होता है कि भाई आप जो भी मेडिसिन लें लीजिए, पर दूसरे से ये पूछिए भाई मैं ये मेडिसिन ठीक ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। इसके बाद में जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का फायदा उठाएं। यदि कोई चिकित्सा कराएं तो शास्त्रीय चिकित्सा कराएं, मतलब शास्त्र में क्या लिखा हुआ है इसको देखें और इसके बाद में आगे बढ़े। संतान प्राप्ति में आजकल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और हम भी ये चाहते हैं कि आपको कम से कम एक संतान जरूर हो। और इसी कामना के साथ में जो आगे आपके क्वेश्चन आएंगे जरूर उनका जवाब देंगे। बिल्कुल सर, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।